नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है एक बालिका की, स्नेहा स्मिता कर। सबसे पहले मैं आपको इनके जन्म तारीख के बारे में बता देता हूं, जन्म समय के बारे में बता देता हूं और जन्म स्थान के बारे में, ताकि आप भी मेरे साथ साथ इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकें। जन्म की तारीख है 11 जून 2004 और जन्म का समय है रात्रि में 11:15 और जन्म का स्थान सियालदह, वेस्ट बंगाल। पंचांग मिला लीजिए, शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में, देवगण मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है और देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। तो कुंभ लग्न की इनकी कुंडली राशि इनकी मीन। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो राशि है कुंभ राशि, लग्न में इसे श्रेष्ठ माना गया है। हालांकि यहां विचारणीय तथ्य क्या है, वायु तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि मीन राशि काल पुरुष के अंगों में सबसे आखिरी राशि और पैर की यह सूचना देता है, यह राशि मीन राशि। अब यहां गौर करिए कि इस राशि के जातकों का मन थोड़ा चंचल और अशांत होता है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता। मीन राशि को वैसे देखा जाए तो वर्तमान समय में ढैया साढ़े साती कुछ भी नहीं है, सब कुछ सब तरफ से ठीक है। अब गौर करिए, कुंभ लग्न की कुंडली और लग्नपति बनते हैं शनिदेव, जो जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग, लग्नेश पंचम में अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। यानी इस जातिका का जो पूरा व्यक्तित्व है वो कहां पर है, तो ज्ञान में है। इस जातिका का पूरा व्यक्तित्व ही ज्ञान से जुड़ा हुआ है, यानी जितना श्रेष्ठ ज्ञान होगा उतना ही जीवन काल में विकास होगा। लेकिन माता पिता का तो कुछ और ही कहना है। यह जातिका अभी 10वीं की छात्रा है और माता पिता का कहना है कि अभी वर्तमान समय में पढ़ाई में मन जातिका का बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब देखा जाए तो वर्तमान समय में इनको केतु की महादशा और उसमें राहु का अंतर जारी है। तो गौर करने वाली बात है, मीन राशि ये भटकाव की राशि और केतु की महादशा भी अपना काम भटकाव वाला वो जारी है। अब वो केतु जाकर के उच्च शिक्षा के भाव में ही बैठे हैं शुक्र की राशि में। हालांकि कुंडली बढ़िया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, क्योंकि लग्नेश का पंचमस्थ होना, पंचमेश बुध का जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठना, शुक्र बुध की यहां पर युति, शुक्र स्वराशि के मालव्य योग का उन्होंने निर्माण कर रखा है। निसंदेह सूर्य के साथ होने के कारण वो अस्त अवस्था में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अस्त तो बुध भी हैं, लेकिन वो परिणाम रिजल्ट देंगे। गौर करिए कि मालव्य योग कुंडली के चतुर्थ भाव में लग्नेश बलवान, भाग्येश केंद्र में स्वगृही हो, मूल त्रिकोण के हो अथवा उच्च का हो, तो लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। जातिका की कुंडली में यहां पर लक्ष्मी योग का निर्माण और 3 ग्रहों की युति और सबकी दृष्टि दशम भाव पर। दशमेश मंगल बनते हैं और वो जाकर के पंचम भाव में बैठकर पहले तो देख रहे हैं अष्टम पर, लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं और व्यय पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं इस जातिका की कुंडली में अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो कि लाभेश हैं, धनेश बनकर के जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में निसंदेह वो इस लग्न में भावनाश करने का काम अवश्य करेंगे। तो वहीं चंद्रमा 19 अंश 44 कला के साथ इस कुंडली में रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में द्वितीय भाव में और केमद्रुम से ग्रसित, गुरु के साथ उनका संबंध 6वें 8वें का और कालसर्प नहीं है, इस बात का ख्याल रखना होगा। बल्कि ये राहु कहीं श्रेष्ठ सहयोग करने का काम करेगा, क्योंकि पराक्रम भाव में राहु कारक हो जाते हैं। अब सीधे इनके माता पिता के प्रश्नों की ओर चलते हैं और बीच बीच में जो इनकी कुंडली से संबंधित बातें होंगी उस पर भी हमारी चर्चा होती रहेगी। माता पिता का पहला प्रश्न, कुंडली कैसी है? सीधी सी बात है, किसी भी कुंडली में एक महापुरुष योग हो तो वो कुंडली श्रेष्ठ होती है। लग्न का मान 16 अंश अत्यंत अच्छा,
श्रेष्ठ स्थिति और सप्तभिखा जो राहु का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में लग्न का होना और नक्षत्र लग्न के नक्षत्रपति पराक्रम भाव में बैठे हैं। मैंने प्रारंभ में ही क्या कहा था, इस जातिका का जो व्यक्तित्व है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। पराक्रम से अब जोड़ लीजिए, समझ लीजिए इसका क्या मतलब हुआ। यानी जातिका पहले शिक्षा ग्रहण करे और पराक्रम करे। पहले तो शिक्षा के लिए पराक्रम करे और शिक्षा पूर्ण करने के बाद फिर अपने जीवन काल में श्रेष्ठ पराक्रम करती रहे, सफलता उसे अवश्य मिलेगी। मालव्य योग का होना, बुधादित्य योग का होना, शुक्र बुध युति का होना, केंद्र त्रिकोण राजयोग का होना, लक्ष्मी योग का होना, ये सब श्रेष्ठ योग हैं और निसंदेह कुंडली बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, पढ़ाई शिक्षा कैसी रहेगी। आमतौर पर इस कुंडली में अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव को देखिए, पंचम को देखिए और नवम को देखिए। द्वितीय भाव के मालिक जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं शनि से दृष्ट होकर के। शिक्षापति अपने ही घर से उन्होंने द्विद्वादश का योग लगा लिया और उच्च शिक्षापति जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। आमतौर पर यहां पर भाव को जरूर पाप मध्यत्व लगा हुआ है, लेकिन यहां सूर्य भी साथ साथ बैठे हैं, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और रही सही कसर ये चंद्रमा पूरी कर रहे हैं मन को भटकाकर। बाकी बचा काम केतु का है जो भटकाने का ही काम करते हैं। अब जरा गौर करिए, प्रायः मां बाप की एक शिकायत होती है कि मेरा बच्चा 8वीं क्लास तक बहुत अच्छा कर रहा था। आप अगर हैं तो आप भी यही सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा 8वीं क्लास तक 9वीं क्लास तक बहुत अच्छा किया। कुछ मां बाप कहते हैं 10वीं तक उसने बहुत अच्छा किया और इसके बाद अब उसकी पढ़ाई बहुत कमजोर हो गई है। इसमें दो बातें हैं जिस पर आप लोगों को गौर करना होगा। पहला, 12 वर्ष तक प्रायः बच्चे अपने मां बाप के भाग्य का भी भोग करते हैं और इसके बाद वो खुद का भाग्य भोगने लगते हैं। अब 12 वर्ष तक 8वीं 9वीं क्लास ही की शिक्षा रहती है और इसके बाद 10वीं की परीक्षा की घड़ी आ जाती है और यहीं से ये जो 10वीं की परीक्षा है, पहला स्टॉपेज है, यहीं से प्रारंभ होना शुरू होता है जीवन काल का। अब क्या करना है, यानी अब ये वो समय होता है जहां अब पेंसिल से लिखना बंद, पेन से लिखना शुरू हो जाता है। मतलब अब जो लिखेंगे वो मिटाया नहीं जा सकेगा। अब जो लिखेंगे वो मिटाया नहीं जा सकेगा। अब भूल हुई तो उसका नुकसान होगा। तो सीधी सी बात है, ये प्रेशर हुआ, ये सभी बच्चे जानते हैं, उनके ऊपर दबाव आ जाता है। तो अभी तक वो स्वतः के भाग्य के साथ मां बाप के भाग्य का भी भोग कर रहे थे। अब वो जैसे ही अपने भाग्य में पूरी तरह आते हैं और अगर कहीं कुंडली में ग्रह स्थितियां साथ न दे रही हो तो उनके ऊपर दबाव पड़ने लगता है। बच्चे कभी पढ़ाई से नहीं भाग सकते। क्या लगता है आपको, बच्चे पढ़ाई से भागते हैं? नहीं, वो पढ़ाई से नहीं भागते। असल में परिस्थितियां उनके साथ नहीं होती। वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कई बार उनके समझ में नहीं आता, कई बार उनके ऊपर दबाव होता है, कई बार मां बाप की अपेक्षाएं होती हैं और कई बार वर्मा जी का बच्चा और गुप्ता जी का बच्चा और बढ़िया पढ़ रहा होता है, इस बात की भी देखा देखी हो जाती है, तो ये भी बच्चे पर दबाव डाल देता है। बच्चे कभी पढ़ाई से नहीं भागते, चाहे वो किसी का बच्चा क्यों ना हो। शिक्षा आमतौर पर कहा जाए तो बच्चों को बोझ लगता है। नहीं, बच्चों को बोझ नहीं, असल में परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती हैं कि पहले से ही दिमाग में बनाया हुआ है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये समझते आ रहे हैं कि शिक्षा बोझ हो जाती है, भारी पड़ जाती है, बच्चे के ऊपर दबाव होता है और वहां पर उनको दिक्कत होने लगती है, ग्रह स्थितियां साथ नहीं देती और भाग्य। अब जैसे इसी बच्ची को ले लीजिए, केतु में राहु का अंतर भटकाव के लिए पूरी तरह जिम्मेवार है। मीन राशि अपना काम, चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित अपना काम। तो पढ़ाई ठीक कराना पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, उससे ठीक होगा। आगे इन्होंने पूछा है कि अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और अभी 10th में है, मैथ्स इसके बहुत कमजोर है, क्या करना चाहिए। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर मैथ की बात आए तो उसके लिए गणित, और गणित के कारक बन जाते हैं बुध। बुध की स्थिति को देखा जाए, वो बुध इस कुंडली में 18 अंश पर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे और चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, तो वैसा भी कोई कमजोरी वाली बात तो नहीं कहेंगे। हाँ, अब कई कुंडलियों में अगर देखा जाए तो इस जातिका की कुंडली में पंचमपति बुद्धि बनते हैं, शनि मंगल की युति, यहां पर टेक्निकल माइंडेड, इसका दिमाग टेक्निकल माइंडेड है। टेक्निकल इंजीनियरिंग इस बच्ची से कराया जाए तो ज्यादा बढ़िया, मेडिकल के फील्ड में भी कुछ हद तक सामान्यतया जाने की संभावना इसकी बनती है। तो कोई बात नहीं, अगर मैथ्स इसके ठीक नहीं है तो बाकी के सब्जेक्ट की ओर जाना चाहे ये जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शुक्र बलवान है और इनका जो अगला प्रश्न है कि आगे कौन सा सब्जेक्ट इसको लेना चाहिए, वहीं इस बच्ची की इच्छा फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाने की। सडबल में
सबसे बलवान शुक्र है। निसंदेह जैसा मैंने कहा, यह शुक्र इस बच्ची की कुंडली में वक्री और अस्त हैं, लेकिन इनका वक्रत्व कोई नुकसानदेह नहीं, क्योंकि बात हम कुंभ लग्न की कर रहे हैं, तो वक्रत्व भी इसका रिजल्ट करेगा। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर हम इस जातिका के चंद्र कुंडली का निर्माण करते हैं तो चंद्र कुंडली से ज्यादा आप देखिए, क्योंकि चंद्र कुंडली का आप निर्माण करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 गुरु छठवें में चले जाएंगे, तो ज्यादा बेहतर इसकी लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली को ही बलवान करके हमें सब कुछ मिलने वाला है। अब शुक्र इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, सडबल में सबसे बली होने के कारण इस लड़की के, इस जातिका के मुख्य ग्रह भी शुक्र ही हैं, और शुक्र फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र के कारक हैं। गौर करिए, अगर आपका बच्चा किसी फील्ड में जाने की बात करता है, अगर आपका बच्चा किसी फील्ड में जाने की जिद करता है, तो कई बार जरूरी नहीं है कि वो देखा देखी कर रहा हो। हां, आजकल बच्चे निसंदेह जहां चमक दमक हो वहां ज्यादा जाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार बच्चे की कुंडली का वो योग उससे कहवा रहा होता है कि तुम्हें इस फील्ड में आना चाहिए। तो मैंने तो वैसे इंजीनियरिंग कही, लेकिन अगर ये जातिका इच्छा रखती हो कि चली जाए फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। और तो और सूर्य इस जातिका की कुंडली में मंगल के नक्षत्र में 27 अंश पर बैठकर बाल अवस्था में दशम को देख रहे हैं, मंगल की राशि को। कहीं कोई संशय नहीं कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी प्रयत्न करना चाहे तो इसको सफलता मिल जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि अब बुध की स्थिति, बुध की भी दृष्टि दशम पर है, शुक्र और सूर्य की भी, मैथ इसका ठीक नहीं तो बैंकिंग के क्षेत्र में इसको जबरदस्त सफलता मिलती, फर्क नहीं पड़ता। इसको वर्तमान समय में किसकी महादशा चल रही है, तो केतु की महादशा चल रही है। केतु के बाद केतु शुक्र 20 साल, पूरे 20 साल के लिए। गौर करिए, जन्म कुंडली अध्ययन जब आप कर रहे हो तो एक बात का गौर सदैव करना होता है कि महादशा कौन सी चल रही है, क्या वो महादशा फेवर कर रही है। तो केतु के बाद 20 साल, 20 साल के लिए इसको शुक्र की महादशा आएगी और पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसमें। 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। 20 साल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आगे भी ठीक ही है सब कुछ। इसके बाद सूर्य, चंद्रमा और मंगल, लेकिन ये 20 साल बहुत मायने रखते हैं, जिसमें सब कुछ होगा। इस जातिका का सारा विकास इसी में होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर ये फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहती है और इसकी इच्छा है, केवल भटकाव में जाना चाहती हो तो बात नहीं कर सकता, परंतु इसकी दिली इच्छा है और ये मेहनत भी उसके लिए करना चाहती है, तो अवश्य आप लोग फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में भेजिए, वहां इस जातिका को सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र ज्यादा बेहतर है। आगे आपने पूछा है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वहां पर आप लोगों को सतर्क और सावधान रहना है। सतर्क रहेंगे तभी फायदा होगा। यह जातिका चंद्र लग्न से मांगलिक है, सप्तम भाव में देवगुरु का होना, पति के कारक पर शनि की दृष्टि का होना, राहु की दृष्टि का होना, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अगर कुंडली बाकायदा मिलाए बिना इस जातिका का विवाह हो तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। यहां देवगुरु बृहस्पति अपना पूरा काम करेंगे और वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से कमजोर कर देंगे। तो आप लोगों को यह बात विशेष रूप से ख्याल रखना है कि बाकायदा कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना होगा। एक दूसरा, जन्म स्थान से दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में इस जातिका का विवाह होने वाला है। अगर ये प्रेम विवाह की ओर भी जाती है तो गलत निर्णय तो नहीं लेगी वैसे, लेकिन शनि राहु की दृष्टि है, सो मैं सलाह, अगर ये जातिका खुद भी अपनी कुंडली देखेगी, ऐसी कोई गलती ना करे। इसकी कुंडली बाकायदा मिलाई जाए और सब कुछ सोच समझ करके, विचार करके, और तब फिर विवाह किया जाए, वही श्रेष्ठ होगा। निसंदेह शुक्र की महादशा में विवाह होना है, सो चिंता किसी बात की नहीं है, पर फिर भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आगे 7.5 आ रही है, तो तनिक भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा के मद्रुम से ग्रसित है और 7.5 में जो भी निर्णय होगा गलत होने की संभावना है। अतः विवाह के मामले में जहां माता पिता से गलती की संभावना है, वहां इस जातिका से तो मैं 100% गलती की अपेक्षा करूंगा। अतः यह जिम्मेवारी टोटली मां बाप को लेनी होगी कि विवाह आप लोगों की मर्जी से और बाकायदा कुंडली मिला करके हो, अन्यथा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ, जाना चाहिए इस जातिका को फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में। मैट्रिक का जो रिजल्ट आएगा वो ठीक ठाक आएगा, बहुत अच्छा नहीं, खराब भी नहीं, ठीक ठाक रिजल्ट आएगा। केतु की महादशा में राहु का अंतर होने के कारण बहुत अच्छा रिजल्ट मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन बहुत खराब भी नहीं। अगर ये मेहनत करे तो एक सीमा तक सिस्टम में ठीक ठाक लाएगी। फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र खुला हुआ है वो रास्ता, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रयत्न करे तो बात बन जाए। मन लगाए तो मैथ के क्षेत्र में भी अच्छा कर लीजिए, मैथ भी इसका ठीक हो जाए, परंतु मन लगाए, जो कि बड़ा मुश्किल है कहना और कराना। अब अगला जो प्रश्न है आपका,
मैरिड लाइफ हो गया, पेरेंट्स के साथ इसका रिलेशन कैसा होगा। अब देखिए, आमतौर पर कुंभ लग्न के जातकों का मैंने संबंध ठीक ठाक ही देखा है। वाणी आप लोगों ने मेरे से बेहतर देख लिया होगा कि कड़वी वाणी बोलती है, मुंह पर बोल देती है, ऐसा बोल देती है जिससे बुरा भी लग जाए लोगों को। तो वो गुरु का संबंध है यहां पर, इसलिए तो मैं समझता हूं कि संबंध सबके साथ ठीक होगा। मां के घर का मालिक मां के घर में बैठा है, मां का कारक जाकर के द्वितीय भाव में, पिता के घर का मालिक जाकर के पंचम में, और पिता का कारक जाकर के बैठा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। अब मां के घर के मालिक पर दृष्टि देखें तो शनि की पड़ रही है, और मां के घर के मालिक नहीं, मां के कारक पर, और मां के घर के मालिक मां के घर में ही बैठे हैं। जैसा मैंने कहा, यह भाव पाप मध्यत्व में आ गया है। वहीं पिता के घर के मालिक बीसी में, और पिता के घर पर अगर दृष्टि देखी जाए तो यहां पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, केवल बुध शुक्र, ये जो ग्रह सूर्य खुद उस घर को देख रहे हैं। तो मिला जुला करके दोनों के साथ ही मैं समझता हूं संबंध ठीक रहेगा। संबंध को लेकर के आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी जिद्दी होगी, और इस समय विशेष रूप से क्योंकि केतु की महादशा चल रही है तो यह ज्यादा प्रभाव डाल रहा होगा, जिद्दी कर दिया होगा। वैसे इसका संबंध स्वभाव सबके लिए बढ़िया रहने वाला है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आगे आपने पूछा है हेल्थ के बारे में जानना है, कुछ दिनों से वीक हो गई है। देखिए, इस कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं, रोग भाव के, जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। षष्ठम पति का जाकर के द्वितीय मारक भाव में बैठना, और मारक भाव का मालिक सप्तम में आ जाना। मारक भाव का मालिक सप्तम में आकर के दाम्पत्य को तो निसंदेह कमजोर कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई राय ही नहीं, दो राय ही नहीं है। लेकिन चंद्रमा का यहां होना, कफ जन्य रोग, गले से संबंधित टॉन्सिल इत्यादि बढ़ना, कफ से संबंधित शिकायतें होने लगना, चतुर्थ भाव सीने का भाव, यहीं पर ये सारे जो ग्रह बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं कफजन्य रोगों की शिकायत। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो चंद्रमा बैठे हैं शनि से दृष्ट हो गए हैं, अतः इस जातिका के दाहिनी नेत्र का, दाएं आंख का विशेष रूप से, माफ करिएगा, बाएं आंख का, दाहिनी आंख का नहीं, बाईं आंख का आप लोग ख्याल रखिएगा। उस आंख में इसको परेशानी अवश्य आएगी, क्योंकि चंद्रमा शीतल और वो आंख को शीतल कर देते हैं, तो बाईं आंख में परेशानी आनी चाहिए, आप इसका जरा ख्याल रखिए। बाकी अगर देखा जाए तो ऐसे और कोई रोग मुझे नहीं ज्यादा दिखाई पड़ता। कुछ हद तक ऐसे जातकों में त्वचा जन्य रोगों की भी शिकायतें आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो यानी कफ जन्य रोगों की शिकायत, और चंद्रमा रोगपति बने तो कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी दिन सर दर्द होगा तो कभी किसी दिन कुछ और होगा, तो कभी किसी दिन पेट से संबंधित परेशानी होगी। पेट से रिलेटेड परेशानी भी इस जातिका के जीवन काल में होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यही छोटी मोटी परेशानियां हैं। वीकनेस को लेकर के कोई ज्यादा चिंता मत करिए, वीक रहना ही ठीक है, क्योंकि इसकी कुंडली कुंभ लग्न की है। बहुत ज्यादा हेल्दी होना ठीक नहीं, क्योंकि आगे चलकर के शरीर और फैल जाएगा। तो ठीक है, दुर्बल शरीर ही ठीक है, दुर्बल मतलब स्वस्थ हो, तो बाकी और कोई रोग नहीं है। कौन सा मंत्र उसके लिए बढ़िया होगा, कौन सा ग्रह उसको मजबूत करना चाहिए, और रत्न के बारे में जानना चाहते हैं आप। सीधी सी बात है, शुक्र को मैं सबसे ज्यादा बलवान कराना चाहूंगा। लग्न और लग्नेश अत्यंत मजबूत है, कुंडली कमजोर भी हो रही हो तो उसका लाभ मिल जाएगा। सूर्य के पास 27 अंश का बल है, सूर्य को बल दिलाना चाहूंगा। चंद्रमा के मद्रुम से ग्रसित है, सो भोलेनाथ की आराधना कराना चाहूंगा। क्या क्या करना है नोट करिए। सबसे पहले इस जातिका के इष्ट देवता के रूप में गणेश जी की आराधना करने की सलाह, सरस्वती, मां सरस्वती की आराधना की सलाह। तो गणेश जी और मां सरस्वती की आराधना, ओम गंगणपतये नमः और ऐम इस बीज मंत्र का जप। तो गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः नहीं, केवल गंगणपतये नमः, ओम नहीं लगाएगी, गंगणपतये नमः 108 बार प्रतिदिन, और ऐम इस बीज मंत्र का 108 बार नित्य इस बालिका से जप करवाइए। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य प्रदान कराइए। सूर्योदय के बाद इसे नहीं सोना है, और रात्रि में बहुत देर तक भी नहीं जगना है, क्योंकि चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित हैं। साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में सोमवार के सोमवार ये जाएगी बच्ची, और सोमवार के दिन भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दुग्ध अर्पित करेगी, तो केमद्रुम का जो दुर्योग है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। रत्न की बात करें तो भविष्य में इसको रत्न धारण कराना है। जैसा कि मैं इस कुंडली को देख पा रहा हूं, मैं शुक्र का रत्न धारण कराना चाहूंगा इसको। आप चाहें तो अभी भी करा सकते हैं, आगे भी करा सकते हैं। शुक्र का रत्न हीरा होता है, जो कि विवाह के बाद ही धारण कराया जाना चाहिए, अभी नहीं। शुक्र का रत्न उपल, जो उपरत्न है, जरकन इत्यादि, ये उपरत्न है, आप धारण करा सकते हैं। लगभग 7.25 रत्ती के आसपास का आप उसे, इस जातिका को रोहिणी नक्षत्र में तर्जनी उंगली में धारण कराइए। शुक्र का जो रत्न है उसे तर्जनी उंगली में धारण कराइएगा, उससे फायदा इसको मिल जाएगा। और बाकी दूसरा कोई रत्न नहीं, मंत्र मैंने बता दिया। और शुक्र को मजबूत करना है तो उसके लिए गाय को बुधवार के बुधवार गाय को हरा चारा भी अपने हाथ से, ये जो भी इसको मिल जाए गाय को दे, उससे भी इसके शुक्र मजबूत होंगे और बुध का भी अच्छा रिजल्ट आने लगेगा।
तो ये मात्र इतने ही उपाय इस जातिका से आपको करा लेने हैं, निश्चिंत हो जाइए। अब मैं पुनः बता दूं, ये कुंडली किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कमजोर नहीं है। कमजोर पक्ष है इस कुंडली का वैवाहिक जीवन, जो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि रहेगा। कमजोर पक्ष है इसका स्वास्थ्य, जो बड़ा रोग तो कोई नहीं लेकिन छोटे मोटे रोगों की शिकायत रहेगी। धन की कमी इस कुंडली में कहीं नहीं है, सुखों की कमी नहीं है, जीवन काल में सुख इत्यादि पर्याप्त मात्रा में है, परंतु चंद्रमा के मध्यम से ग्रसित हैं, फलतः मानसिक अशांति भी इसको जीवन पर्यंत रहने वाला है। मानसिक रूप से ये अशांत रहेगी। सो भोलेनाथ की आराधना ये नियमित किया करे और मां के साथ संबंध कभी खराब न होने दे, पिता का भी सम्मान करे, तो उससे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य को जो ये अर्घ देगी उससे इसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और संभव हो तो रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले या श्रवण कर ले, उससे भी इसके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। ये सारे बहुत सामान्य उपाय हैं, आप एक बार को अंगूठी छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो मैंने पूजा बताया है वो छूटना नहीं चाहिए, वो सब के सब इस जातिका से करवाइए। सफल है जीवन। और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाए, शुक्र की महादशा आ रही है, इसकी जिंदगी वहीं पर जबरदस्त बनेगी और जबरदस्त वहां पर यह सफलता हासिल करेगी। पर फिर भी किसी कारण से इसका मन बदले और ये इंजीनियर बनना चाहे, तब भी मैं मना नहीं करूंगा, उस क्षेत्र में भी जाकर के इसको सफलता हासिल हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य को देख करके मैंने बताया था, प्रबल योग तो नहीं है लेकिन जाया जा सकता है अगर मेहनत बहुत करे, जिसकी संभावना बहुत कम है। बहुत कम है कि उस क्षेत्र में मेहनत करेगी, तो उधर ज्यादा मैं दिलचस्पी नहीं ले रहा हूं। ये दो क्षेत्र हैं, इनमें से कहीं जातिका जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी इस बालिका की जन्म कुंडली जिसका मैंने अध्ययन किया। यदि आप भी इस जन्म कुंडली के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।